दोस्तों, दुनिया के तमाम लीडर्स ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने फ़लस्तीन पर हुए हमले की निंदा की है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लोग निंदा बहुत करते हुए आ रहे हैं काफ़ी सालों से। 1948 से इजराइल की स्थापना हुई है, तब से लेकर आज तक कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इजराइल और फ़लस्तीन में। कई सारे लोगों ने निंदाएं की, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ भी बनी, जैसे कि अरब लीग का काम ही यही है कि वो निंदा करते रहते हैं। लेकिन जो ये निंदा है ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। अभी आप देखें तो सख्ती के साथ में यूनाइटेड नेशंस ने, यूके ने, यूएस ने, काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस अटैक की निंदा की है, यानी कि कंडेम किया है। इनफैक्ट बहुत सारे अरब ममालिक के लोग जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इस तरह के जो देश हैं, ने भी हमले की कड़े लेवल की निंदा करी है। अब ये प्रॉब्लम ये उठता है, क्या ये निंदा करने भर से काम चल जाएगा या फिर कोई इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकलना चाहिए इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। दोस्तों, 1967 में एक ट्रीटी हुई थी फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में कि फ़लस्तीन को अपना एक अलग देश बनाने का एक उनके पास अधिकार है और उसकी जो राजधानी होगी उस देश की, वो होगी ईस्ट जेरूसलम। लेकिन दोस्तों, देश छोड़िए, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको ही उनका अधिकार नहीं मिल रहा है आज के टाइम पे। अधिकार की बात करें तो जैसे कि राइट ऑफ रिलीजन, जो नमाज़ पढ़ रहे थे वो मस्जिद अल अक्सा में, उन पे हमला किया गया। एक तरह से उनके राइट का ये पूरा का पूरा वायलेशन है। राइट का वायलेशन ही नहीं है, ह्यूमन राइट का भी वायलेशन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जानें गई थी। अब तक की रिपोर्ट की माने तो लगभग 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं जो फ़लस्तीन के रहने वाले हैं, और लगभग 5 लोग इजराइल के रहने वाले लोगों की जाने गई हैं। दोस्तों, अगर निंदा शब्द से आगे बढ़ा जाए तो कई सारे मुल्क ने बहुत ही तगड़ा अल्टीमेटम दिया है इजराइल को, जैसे कि टर्की है। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगान साहब, उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में पूरी आलोचना करी है इस पूरे घटनाक्रम की, और यहाँ तक कह डाला है कि ये हमला सिर्फ़ और सिर्फ अल अक्सा के मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर है। राइट। और उन्होंने ये भी अपील करी है सारी दुनिया से कि सारी दुनिया के लोगों को इस मौके पर साथ में आना चाहिए और इजराइल को कंडेम करना चाहिए। इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस घटना को कंडेम किया है और कई सारे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड की पूरी इस रिस्पॉन्स को अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये पैटर्न आपको कुछ मिलता जुलता हुआ दिखेगा। यानी कि ये पैटर्न आप 2015 में भी देख सकते थे, 2011 में भी देख सकते थे, 1996 में भी देख सकते थे, और उससे पहले जितने छुटपुट घटनाक्रम हुए हैं उसमें भी इस पैटर्न को देखा जा सकता था। फ़र्क ये था कि जो अरब ममालिक थे वो पहले डरे हुए थे, आज के टाइम पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर के बोल रहे हैं। इतना चेंज देखा गया है पिछले 25-30 सालों में कि फ़लस्तीन पे अगर वायलेंस होता है तो अरब ममालिक का रिस्पॉन्स क्या होगा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की यहाँ पर ये ज़रूरत है, जब फ़लस्तीन से इजराइल बना था तब यूके ने, यूएस ने और फर्दर जो वेस्टर्न मुल्क हैं उन्होंने पूरा का पूरा साथ दिया था उस ऑर्डिनेंस का कि वहाँ पर इजराइल बने, और तब से लेकर अब तक वो इंटरनली कुछ ना कुछ उनका हस्तक्षेप रहा है इजराइल के सपोर्ट में। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड इंटरनेशनल इंटरफेरेंस जिस तरह से यूएस का होता है अरब ममालिक में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, कि फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में यूएस जो है हमेशा से वो न्यूट्रल रहा है। बहुत ज़्यादा हुआ तो वो लोग टिप्पणी कर देते थे, कमेंट दे देते थे, कंडेम कर देते थे, लेकिन कोई वर्केबल सोल्यूशन नहीं निकल के आया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा यूएस में रहने वाले कुछ जो एक्सपर्ट हैं अरब हिस्ट्री के, वो लोग बोल रहे हैं कि यूएस का जो रवैया रहा है फ़लस्तीन की तरफ वो बहुत ही दोयम दर्जे का रहा है, बहुत ही लचीला रहा है। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। कारण एक तो यही हो सकता है कि जो यूएस का फेडरल बैंक है, जहाँ से यूएस की इकॉनमी चलती है, यूएस की जो एक आर्थिक मजबूती है, यूएस की जो पूरी आर्थिक ताना बाना है, वो यहूदियों के कंट्रोल में है, यानी कि ज्यूस के कंट्रोल में है, इजराइलियों के कंट्रोल में है। वो कैसे? वहाँ के जो फेमस नामी ग्रामी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो आपका फेडरल बैंक ही हो, चाहे वो रोथशाइल्ड ब्रदर्स हों, जिनकी औकात है कि वो लगभग 40 बिलियन का चेक इंस्टेंटली साइन करके किसी को भी दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूएस के पूरे ताने बाने को कंट्रोल करते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रतिक्रिया दे के रह जाती हैं, उनमें भी इजराइल का स्टैक, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ज्यूस लॉबी का स्टेक ज़्यादा है। चाहे फिर वो ह्यूमन राइट वॉच की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या गैट हो, इस पे ज्यूस लॉबी की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
हो सकता है यूएस इस वजह से भी डरता हो कि अगर हम पैलेस्टाइन के साथ में जाते हैं तो हो सकता है कि हमें इसके इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों दूसरा रीज़न ये यूएस हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि हमारा जो ईरान के साथ में अभी हालिया में न्यूक्लियर वेपन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उस पर एक रिजॉल्व हुई हैं चीज़ें, और अगर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो पैलेस्टाइन की तरफ और झुक करके आता है तो इज़राइल की जो ज्यूज़ लॉबी है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज देगी यूएस की रूलिंग क्लास को कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, अभी आप ईरान को भी आपने इतनी छूट दे के रखी है कि वो वेपन ट्राई कर रहा है न्यूक्लियर वेपन, अभी आप पैलेस्टाइन की तरफ से भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये फेयर है कि जो यूएस में जो है जो ज्यूज़ पावरफुल लॉबी है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में आ जाएगी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के। अब बात करते हैं अरब ममालिक का जो रवैया है पैलेस्टाइन को लेकर के और इसराइल को लेकर के उस पर। तो अरबों में आजकल मुझे लगता है कि उनके पास कोई रीढ़ नहीं है अपनी, इन अदर वर्ड्स उनका कोई अपना स्टैंड नहीं है, राइट। अगर आप देखेंगे तो जो अरब के कई सारे जो मुल्क हैं वो हेविली डिपेंडेंट हैं यूएस पे, यूके पे, या फिर फर्दर जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट, डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड एवरीथिंग एल्स ऑन दिस प्लेनेट। वो पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं यूएस पर। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि सऊदी अरब या यूएई में जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर यूएस का होता है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये है कि वहाँ पर जो हैवी इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ रियल इस्टेट, इंडस्ट्रीज़ जो भी है वो यूएस ओरिएंटेड है। तो वहाँ पर का जो निज़ाम है वो ये है कि यूएस वाले आके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे उसका एक रेंट नुमा एक अमाउंट जो होता है वो दुबई के जो शेख हैं या वहाँ के जो ओनर्स हैं उनको जाता है। प्रॉफिट पूरा शेयर नहीं करते हैं, वो प्रॉफिट का मैक्सिमम चंक अपने पास रखते हैं। सो सब्सिक्वेंटली जो अरब ममालिक हैं यूएई, सऊदी अरबिया, वो नहीं चाहते होंगे कि हम इतना कड़ा रुख लें या कड़ा रुख दिखाएं पैलेस्टाइन को साथ में ला करके इजराइल के ख़िलाफ़, जिससे हमें आर्थिक रूप से या पॉलिटिकली हमें कुछ नुकसान हो इससे। तो एक ये कारण ये भी हो सकता है। दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स के अलावा एक जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, जो हमें और आपको समझना चाहिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप समझें। इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो राइट विंग ज्यूज़ नेशनलिस्ट हैं, राइट। इन पर बहुत ही शार्प एलिगेशंस हैं आज के टाइम पर। ये लगातार कई वर्षों से पावर में रहे हैं वहाँ पर, और आज के टाइम पे इनके खिलाफ बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी है इजराइल में। लेकिन ये एक ज्यूज़ राइट विंग नेशनलिस्ट हैं, तो इनको वहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो राइट विंग नेशनलिस्ट है वो सपोर्ट करती है। तो अभी जो 10 तारीख को जो वहाँ पर क्लैश हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ पर इजराइल ने बमबारी की है अल-अक्सा पे और फ़लस्तीनियों पे, आपको मैंने बताया था पूरा घटनाक्रम दूसरी वीडियो में, मैं उसका लिंक डालूंगा आई बटन में, देखिएगा आप। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये भी माना जा रहा है कि जो ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये बहुत दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन में है, इनके खिलाफ इनके एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये इलेक्शन जीतने के लिए भी ये कई सारे हथकंडे अपना रहे हैं। तो वन ऑफ देम वाज द अटैक ऑन द मस्जिद अल-अक्सा, कि राइट विंगर्स वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सिंपैथी को लिया जा सके और जो इलीगल 35,000 सेटलर्स हैं उनकी भी सहानुभूति ली जा सके और उनको वहाँ बसाया जा सके। तो एक ये नैरेटिव आ रहा है, इस चीज़ को भी लेकर के लोग सोच रहे हैं, और हमें लगता है कि आप मेरी ऑडियंस होने के नाते आप भी इस चीज़ पर सोचें थोड़ा सा, कि एक वो लीडर जो पिछले कई सालों से सत्ता में है, उसको सत्ता में फिर से आना है, चूँकि नहीं आ सकता है बिकॉज उसके खिलाफ बहुत सारे आरोप है करप्शन, भ्रष्टाचार के, और एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन फिर भी वो आना चाहता है, तो हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है नेशनलिज्म, राइट विंग नेशनलिज्म, इबादत गाहों पे हमला करके, लोगों को मार के। तो ये भी समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप। विल मीट अगेन, अंटिल पीस।